राज बाबू, ये जो सर्वे टीम आई है अभी इलाके में और किसानों के पास जाती है, उसका जो कागजात जो उसका जो ये लेती है वो आपको खतियान और केवाला, एक एक खतियान केवाले में 300 रुपया लेती है वो। पंचायत से युवा हैं आगे आ रहे हैं, वैसा ही आपके भी यहाँ पे आपकी क्षेत्र संख्या में भी दिख रहा है कि आप कुछ युवा हैं आगे आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि युवा जो लोग हैं वो लोग कुछ कर पाएंगे? आना चाहिए, समाज को सुधारने के लिए आना चाहिए, उनका इरादा मजबूत न होना चाहिए। नौजवान जो खुद लूट में अगर लिप्त हो, जो अगर गलत में लिप्त हो, तो ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। आपको कई बार MIM के खेमे में देखा गया है, तो आखिर सर क्यों सिर्फ MIM के खेमे में ही क्यों? ये आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के जितने लोग हैं उनकी वोट की भी जरूरत नहीं है आपको। और ऐसे में सभी प्रत्याशी और प्रतिनिधि लोग अभी क्षेत्र के दौरा में लगे हुए हैं। आज हम लोग हैं क्षेत्र संख्या जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 में कोचा धवन में, और हमारे साथ हैं जिला परिषद प्रतिनिधि शहजाद कोसर साहब। उनसे बातें करेंगे कि इन 5 सालों में उनका सफ़र कैसा रहा, लोगों से मिलना जुलना कैसा रहा, कैसी विकास किए और क्या इस बार जनता इनको दोबारा चांस देंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये 5 साल? अस्सलाम वालेकुम। क्षेत्र संख्या 8 के तमाम पब्लिक को, मैं अपने दोस्तों को और अपने अजीज़ों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जैसे हमारे रियाज साहब ने पूछा कि आपका ये 5 साल कैसा रहा, जो आप ओहदे पर रहे, क्या किए और कहाँ तक कर सके। तो मैं साफ़ तौर से ये कहना चाहूँगा कि मैं जब सियासत में आया था, सियासत में आने की ललक तो मेरी थी, पहले से भी जिद्दोजहद में कर रहा था। मेरा मकसद ये था कि मैं सियासत में कुछ मस्बत कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, और ख़ास तौर से जो सिस्टम की बदहाली है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट का बाज़ार गर्म है, मैं उस पर लगाम लगा सकूं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं सियासत में आया, और मुझे ये कहने में कोई दरेग नहीं है कि मेरा ये 5 साल मिला जुला कर अच्छा रहा। मैंने सिस्टम को सही करने के लिए हमा वक्त कोशिश की, उस पर वार किया, कहीं पर भी लूट देखा, कहीं पर भी अगर हमने भ्रष्टाचार देखा तो आवाज़ उठाई। और इसका मैं आपको एक बड़ा मिसाल तो ये दूंगा कि यही आप देखिए कि अभी 2-4 कांड हुआ, ये हाल फिलहाल जो ब्लॉक में जो सिस्टम जो चल रहा था, आधार में जो 200 रुपया से 150 रुपया तक लेके काम हो रहा था, मैंने उसको रुकवाया, उसको वहाँ पर मैंने जो है बंद करवाया। फिर ये थाना का जो लूट था कि एक आपको पासपोर्ट में 2000 से 2500 का वहाँ पर नजराना देना पड़ता था, तब एक पासपोर्ट बनता था। लेकिन इसको भी मैंने ये 2 महीना के अंदर, 2-3 महीना के अंदर वहाँ पर ख़त्म कराने का काम किया MLA साहब को लेकर के कि बंद कीजिए इस लूट को, और वो लूट आज बंद है। और फिर ये सर्वे टीम, आप जानते हैं राज बाबू, ये जो सर्वे टीम आई है अभी इलाके में और किसानों के पास जाती है, उसका जो कागजात जो उसका जो ये लेती है वो आपको खतियान और केवाला, एक एक खतियान केवाले में 300 रुपया लेती है वो। ये रूढ़िया में हमको एक दिन खबर मिला, हमारा एक जो है पब्लिक हमको खबर किया कि पार्षद जी यहाँ सर्वे टीम आया है और 300 रुपया हम उनसे लिया जा रहा है। मैं फ़ौरन पहुँचा, जाके पकड़ा, दबोचा उसको, और 10,000 रुपया हाथों हाथ वहाँ वापस कराया। और उसको मैंने पकड़ करके उसको तो मैं जेल में डालने वाला था, लेकिन पूरी टीम आके हमारे पैर में गिर गया कि पार्षद जी माफ़ कर दीजिए, ये पहली गलती है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अब बताइए कि कितना केवाला और कितना खतियान इलाके में है, हज़ारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। एक मैसेज तो गया कि नहीं देना नहीं है, कागज़ देना है, फ़ोटोकॉपी देना है, 1 टका भी देना नहीं है। ये मैंने किया, और जहाँ भी मैं गलत देखता हूँ मैं उठ के उसके खिलाफ उठ खड़ा होता हूँ। तो मेरी हमेशा एक जिद्दोजहद रहती है कि कुछ सिस्टम अच्छा हो, और सिस्टम का जो पहिया जो घूम रहा है, आप जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो ऊपर से नीचे तक लिप्त है, दलदल में बिल्कुल धंसा हुआ है, इसको निकालने में टाइम तो लगेगा। इस जो है जो कार्यकाल में मैंने कुछ उसमें सुधार तो किया है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। सर, जैसे कि इस बार दिख रहा है कि युवाओं की भागीदारी पंचायती राज में बढ़ रही है, हर जगह से हर पंचायत से युवाएं आगे आ रहे हैं। वैसा ही आपके भी यहाँ पे आपकी क्षेत्र संख्या में भी दिख रहा है कि आप कुछ युवाएं आगे आ रहे हैं। तो
क्या लगता है कि युवा जो लोग हैं वो लोग कुछ कर पाएंगे? देखिए, युवाओं की भागीदारी अगर वो आ रहे हैं तो वेलकम है, खुशामदीद है, लेकिन कुछ करने के लिए ना आना चाहिए, समाज को सुधारने के लिए ना आना चाहिए। उनका इरादा मजबूत न होना चाहिए कि हम एक मजबूत समाज बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार नहीं हो, जहां लूट नहीं हो, जहां पर लुच्चागिरी नहीं हो, जहां पर कोई अन्याय नहीं हो। लेकिन अगर वो नौजवान जो खुद लूट में अगर लिप्त हो, जो अगर गलत में लिप्त हो, तो ऐसे नौजवान अगर आ रहे हैं तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। और मैं देख रहा हूँ क्षेत्र संख्या 8 में कि एक आध चेहरे ऐसे हैं जो प्रत्याशी तो बन के घूम रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड, उनका जो छवि है, जो उनका पिछला कारनामा है, आप जानते हैं कि किसी का भी कारनामा है ना, उसके पेशानी पर लिखा नहीं होता है ये चोर है या बदमाश है ना, उसका पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वो कैसा है, वो कैसा किया, समाज को उसने क्या दिया। तो अगर अच्छे लोग आ रहे हैं और मस्बत सोच के साथ आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिवली आ रहे हैं, तो उसका वेलकम है। लेकिन अगर गलत सोच के लोग आ रहे हैं तो फिर उसकी पहरेदारी भी ज़रूरी है। सर, इन 5 सालों में आप जिला परिषद फंड से कोई एक काम ऐसा बताइए जो आपने किया है। ये काम नहीं, मैंने जिला पार्षद फंड से 19 काम किया। जिला पार्षद अंश जो होता है उससे मैंने 19 काम किया। एक चीज़ आप जानिए रियाज बाबू, ये जो जिला पार्षद है ना, एक छोटा सा सदन है किशनगंज में, आप ये मानिए, और जितना भी काम होता है वो एमएलए द्वारा हो, वो एमपी द्वारा हो, वो मुखिया द्वारा हो, वो समिति द्वारा हो, जिस भी द्वारा होता है जो भी काम, चाहे वो लाख का काम हो, करोड़ का काम हो, वो पहले जाता है हम लोग के वो छोटा सा सदन में, और वहाँ हम लोग उसको पास करते हैं, और वो पास होकर तब जाता है पटना। तो इसलिए चाहे बड़ा काम हो या छोटा काम हो, एमएलए का काम हो या एमपी का काम हो या मुखिया का काम हो, हर काम में हम लोगों की भागीदारी हो जाती है ना। इसलिए बोर्ड में छोटा सा नाम हम लोगों का भी उसमें जो है दिया जाता है छोटे अक्षरों में। अब यह है कि बड़ा क्रेडिट बड़े नेता ले लेते हैं, एमएलए ले लेते हैं, एमपी ले लेते हैं, हम लोग को थोड़ा सा कम क्रेडिट मिलता है, एक तो ये बात है। लेकिन उसके अलावे जो जिला परिषद अंश से जो हम लोगों को डायरेक्ट काम मिलता है ना, तो उसमें मैंने 19 काम किया है अपने क्षेत्र में। आप पता लगा लीजिए, 18 जिला पार्षद है, आपको ऐसा भी जिला पार्षद मिलेगा जो 5 काम भी अपने जिला पार्षद क्षेत्र में नहीं कर सका, लेकिन मैंने 19 काम जिला पार्षद अंश से किया है, और 6-7 काम उसमें और दूसरे मद से, मनरेगा वगैरह से, मुखिया लोगों से तालमेल करके उसको करवाया है, और एमपी और एमएलए द्वारा 2-4 काम और मैंने किया है। कुल मिलाकर के 30-32 मैंने काम किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर 100 गांव है तो मैंने अगर 20 काम किया तो हर गांव में काम नहीं हुआ, इसलिए अगर उसको जोड़ा जाए तो वो जो है सही, अगर जो मुनासिबत बैठनी चाहिए थी उसमें वो नहीं बैठ पा रहा है। एक सवाल ये भी बनता है कि आपको कई बार एमआईएम के खेमे में देखा गया है, तो आखिर सर क्यों सिर्फ एमआईएम के खेमे में ही क्यों, और अदरवाइज बहुत जगह है? आप इसमें मेरी सियासी आप जो है सफ़र को आप शुरू से नहीं जानते हैं। मैं दरअसल तस्लीमुद्दीन का चेला हूँ, जिसको सीमांचल गांधी कहा जाता है। तस्लीमुद्दीन साहब के साथ मैं सियासत के मैदान में आया, और जब तक वो रहे हयात से मैं तस्लीम साहब के साथ, तस्लीम चचा के साथ रहा, और उन्हीं के साथ मैं चला। लेकिन जब वो इंतकाल फरमा गए और रहलत कर गए, तब मैंने जो है देखा कि भाई मुझे अब कहाँ होना चाहिए। तो एक चीज़ मेरे दिलो दिमाग में हमेशा से चलती है कि मैं आरएसएस के नज़रियात का सख्त दुश्मन हूँ, उसके सख्त खिलाफ हूँ, और जहाँ भी किसी को देखता हूँ कि वो आरएसएस के नज़रियात को फॉलो करता है या बीजेपी को फॉलो करता है या मोदी के गोद में बैठता है, तो मुझे उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई जो इंसान पूरे समाज को जला रहा है, पूरे हिंदुस्तान को जला रहा है, हमारे सौहार्द को और हमारे जो है आपसी भाईचारे को जला रहा है, और आप जाके वहाँ बैठे हैं। तो इसलिए मैं उससे जो है दूर रहने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, बल्कि उसके लिए जद्दोजहद भी करता हूँ, पब्लिक को जगाता भी हूँ कि ऐसे जालिम लोगों के साथ मत रहो। तो ये है कि अब तस्लीम साहब तो चले गए, उसके बाद हालात के तहत, जैसे आप पिछला इलेक्शन ले लीजिए हमारे ही इलाके में, है ना, यहाँ पर नीतीश जीता वो महागठबंधन से, जाके बैठ गया जो है जाके मोदी के गोद में या बीजेपी के गोद में। ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं हुआ कि क्यों भाई हैं, ये आपने धोखा क्यों किया, पब्लिक के साथ धोखा क्यों किया, एक जालिम के गोद में क्यों बैठ गए। तो इसलिए जो उस वक्त के वर्तमान जो है विधायक थे, मैंने उसको कहा कि आप इस पार्टी को छोड़िए। जब वो नहीं छोड़ा तो मैं अपने उसूल पर कायम रहा, मैं उस पार्टी को लात मारा, और उसके बाद देखा कि भाई राजद का यहाँ लालटेन में रोशनी नहीं है, इसलिए कि हमको चेंज लाना था, जिसकी वजह से मैं जो है एमआईएम को साथ दिया, अख्तर भाई को साथ दिया उसके वक्त पर। और इस बार जो है मैंने एमआईएम का जो भी कैंडिडेट था यहाँ, मैंने उसको साथ देकर, खासतौर से आरएसपी साहब को, मेरे किबला को
मैंने उसको साथ ही नहीं दिया। अल्लाह का करम रहा कि वो जीते भी। सर कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के जितने लोग हैं उनकी वोट की भी जरूरत नहीं है आपको? नहीं, वो तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे जो भी हिंदुस्तानी है जी हमारा, जो भैया चारगी को जो मानता है हिंदुस्तानी, जी उसकी तो मुझे सबकी ज़रूरत है। लेकिन जो अगर फितना फतूर वाले लोग हैं, फसादी लोग हैं, हिंदुस्तान को जलाने वाले लोग हैं, ऐसा किसी एक का भी हमको वोट नहीं चाहिए। सही सी बात है। यानी कि कहीं भी आपको, सीधी बात है, मोदी के लोगों का वोट आपको नहीं? मैं मोदी को फितरी तौर पर उनकी सियासत को बिल्कुल नापसंद ही नहीं करता हूं, बल्कि मेरा बस चले तो मैं उस जैसे सियासत को जला के राख कर दूं। मुझे ऐसे लोगों की सियासत पसंद नहीं जो पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का काम करता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मस्जिद मंदिर के नाम पर झगड़ा करवाता है, कब्रिस्तान और जो शमशान के नाम पर झगड़ा करवाता है। ये कौन सी सियासत है भाई? बड़े कुर्सी पर बैठ गए तो बड़ा दिमाग भी नहीं होना चाहिए, हैं? लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि भाई सियासत करो तो राजा बनो तो सबको देखो, सब पर तुम्हारा हाथ रहना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे मजबूत हो, आप सबको लेके चलिए तब सियासत कीजिए। सर जैसे कि आप हर बात को बेबाकी से उठाते हैं, अभी आपके कोचादमन के ही हरवाडंगा तिगरिया पंचायत की एक महिला, जो 65 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मालूम होगा रियाज बाबू कि कानून जब जब कमज़ोर होगा और मुजरिमों को सज़ा देने में देरी करेगा। आसिफा का क्या हुआ? उनके कातिलों को, उनके दोषियों को आज तक सज़ा मिला है? तो ये एक घटना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है और उसको बर वक्त सज़ा नहीं दिया जाता है तो ये जो पाप है वो फैलता है, वो उभरता है और भी। और ये जो घटना हुआ है, जो निंदनीय घटना हुआ है, जो शर्मनाक घटना हुआ है कि एक वृद्ध महिला के साथ, 65 वर्षीय शायद महिला है, और इस तरह का दुष्कर्म, जो जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उस आदमी को तो चौराहे पर टांग करके उसको सीधे जो है संसार कर देना चाहिए था। जो इस्लामी कानून है, शायद अगर यहाँ इस्लामी कानून चलता तो उसका वही सज़ा होता। और आप एक चीज़ देखिए, आज सऊदी अरबिया देख लीजिए, जो भी इस्लामी कंट्री में अगर शरीयत का कानून चलता है, क्या ऐसे रेपिस्ट को वहाँ जब संसार कर दिया जाता है तो क्या वहाँ पर जो ये जराइम कम होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं सुनते होंगे, बहुत कम होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ पर ऐसे लोगों को जो कहे ना कि वक्त पर सज़ा नहीं मिल पाती है और वो लोग जो खुलेआम घूमते हैं, इसलिए जो है और लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि जो रेपिस्ट सुनते हैं पकड़ा भी गया है ना, तो ऐसे रेपिस्ट को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक उसको अदालत बनाकर उसका जो है जल्दी से जल्दी उसको निदान किया जाए और ऐसे जो है जो बेरहमों को सीधे उसको सूली पर लटकाया जाए। मैं तो उसको जो सूली की मांग करता हूँ कम से कम, कि उसको फांसी पर लटकाया जाए। बहुत ही शर्मनाक ये घटना है हम लोग के इलाके के लिए, और क्योंकि हम लोग के इलाके में ऐसी भी ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन ये जो घटना हुई है इससे हम लोगों का सर बिल्कुल जो झुक चुका है आज पूरी दुनिया का। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि शहजाद कौसर साहब, क्षेत्र संख्या 8 के कोचादमन से। इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हुए कामों को बताया, और वो जो वृद्ध महिला है 65 साल की, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उनको लेकर के भी बयान दिए कि जल्द से जल्द प्रशासन उस दोषी को सजा दें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रियाज राही चुनावी प्रचार के साथ, चुनावी यात्रा के साथ ही अजमल अख्तर नूरी के साथ, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।